इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के लिए सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ डिटेल में कवर करेंगे। 19th सेंचुरी यानी 1801 से 1901 तक का जो समय था, ये वो समय था जब इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से स्टैग्नेंट और डिकेडेंट हो रही थी। डिकेडेंट मतलब कल्चरली डिक्लाइन कर रही थी। केशव चंद्र सेन ने उस समय की स्थिति को कुछ इस तरह से मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो एक फॉलन नेशन है, एक ऐसा नेशन जिसकी पाश्चात्य ख्याति अब खंडर के ढेर में तब्दील हो चुकी है। What we see today is a fallen nation whose primitive greatness lies buried in ruins. But क्वेश्चन ये था कि ये सब हुआ कैसे? कैसे एक देश जो एक समय इतना महान हुआ करता था वो अब एक फॉलन नेशन में तब्दील हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे देश के आम लोग जो बेसिकली इलिटरेट थे, रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स तो उन्होंने कभी पढ़े नहीं और ना ही उन्हें उसकी कुछ समझ थी। बट इंडिया के लोग हमेशा से रिलीजियस तो थे ही, और उधर प्रीस्ट क्लास जो कि बहुत ही इग्नोरेंट और करप्ट थी, वो इन लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे, ये लोग ब्लाइंडली इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। ये लोग कभी ये क्वेश्चन नहीं करते थे कि हमें ये जो रिलीजियस राइट्स करने के लिए कहा जा रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं। रीज़न और रेशनैलिटी दोनों की यहाँ पर कमी थी, और इन कारणों की वजह से रिलीजन के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस रिलीजन का पार्ट बनते चले गए। विमेन की पोजीशन लगातार सोसाइटी में कमज़ोर हो गई, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया और कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया। ऐसे में एक अर्जेंट नीड थी कि देश में न्यू अवेकनिंग हो, और ये अवेकनिंग सिर्फ तभी हो सकती थी जब आम लोगों को रेशनली थिंक करना सिखाया जा सके। और ये जो प्रोसेस ऑफ री अवेकनिंग है, इसे इंडिया में इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता है, और इसके सेंट्रल फिगर थे वन एंड ओनली राजा राम मोहन रॉय। ये कोई राज परिवार में पैदा नहीं हुए थे, इनको मुगल एम्परर अकबर II ने राजा का टाइटल दिया हुआ था। एनसीईआरटी में इन्हें मॉडर्न इंडिया का पहला ग्रेट लीडर कहा गया है। इनका ऑब्जेक्टिव था इंडियन सोसाइटी को सोशल प्रेजुडिस और सुपरस्टिशन से मुक्त करना और देशवासियों की इंटेलेक्चुअल कंडीशन को इम्प्रूव करना। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम था, और इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये वेस्टर्न मॉडर्निटी और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी दोनों के तालमेल से अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इनका मानना था कि इंडिया को वेस्ट से ज़रूर सीखना चाहिए, इससे इंडियन कल्चर और थॉट्स को रिनोवेट किया जा सकेगा, और ये जो लर्निंग है ये इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव प्रोसेस से होनी चाहिए। मतलब कुछ भी वेस्ट से सीखने से पहले हमें अपनी रेशनल थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहली बात तो ये कि इनका मोनोथिज्म में बहुत ही प्रगाढ़ बिलीफ था। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में इन्होंने पाया था कि सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक भगवान की पूजा की तरफ आग्रह करते हैं, जबकि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो खासकर हिंदुइज्म में तो बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उन्हें लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि भगवान एक है और हमें एक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1809 में एक बुक लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। इस बुक में उन्होंने पूरे तर्क और एविडेंसेस के साथ ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमें बहुत सारे भगवानों की अपेक्षा सिर्फ एक भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। इन्होंने ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि उन दिनों इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी और इंटेलेक्चुअल्स की जो भाषा थी उस समय पर्शियन को माना जाता था। अब बात यह है कि बुक तो इन्होंने लिख दी, बट ये बुक आम लोगों के लिए थी, और पर्शियन आम लोगों को आती ही नहीं थी। आम लोग बंगाली फिर भी समझ लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि वेद और 5 प्रिंसिपल उपनिषद्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि मोनोथिज्म जो है वो इनकी अकेले की फिलॉसफी नहीं है। हमारे वेद और उपनिषद खुद मोनोथिज्म को ही फॉलो करने की बात कर रहे हैं। तो अब बंगाली में ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट कर दिए गए थे, बट अभी भी सभी लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, पर्शियन या बंगाली, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा सेटअप की। आत्मीय सभा मतलब सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। आइडिया ये था कि आत्मीय सभा में जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल को आगे स्प्रेड करेंगे। आइडल वर्शिप को अपोज किया जाएगा। कास्ट रिजिडिटीज़, मीनिंगलेस रिचुअल्स और जो दूसरे सोशल लेवल्स अब हिंदू रिलीजन के पार्ट बन चुके थे उन्हें ख़त्म किया जाएगा। इन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमारे जो वेद हैं वो रेशनल आइडियाज़ पर बेस्ड हैं,
और आप भी चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखो। अगर किसी स्क्रिप्चर या रिलीजियस टेक्स्ट में कोई ऐसी बात लिखी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको भी मत मानो। राजा राम मोहन रॉय जो भी कर रहे थे, इससे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको लग रहा था कि इनके इन प्रयासों से हिंदुओं को कुछ ही समय में हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कमियां दिखने लगेंगी और अल्टीमेटली वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ सकते हैं। बट राजा राम मोहन रॉय के अगले ही कदम ने क्रिश्चियन मिशनरीज के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने 1820 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द परसेप्ट ऑफ जीसस। इसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की जो मॉरल और फिलोसफिकल बातें थी, उन्हें जीसस की चमत्कारों वाली कहानियों से अलग कर दिया। मॉरल और फिलोसफिकल मैसेजेस को इन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि इन बातों को हिंदुइज्म में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मा सभा की शुरुआत की 1828 में। कुछ समय के बाद ही इस सभा का नाम ब्रह्मो समाज कर दिया गया। पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथीज्म के प्रिंसिपल को प्रोपोगेट करना। ब्रह्मो समाज में हर एक धर्म की अच्छी बातों के लिए जगह थी और इनके दो ही पिलर्स थे, रेशनलिज्म, वेद और उपनिषद। राजा राम मोहन रॉय लगे हुए थे समाज में रेशनलिज्म और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी शांत बैठने वाले तो है नहीं। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ने ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्म समाज को सेटअप कर दिया। इसे फॉर्म किया था राजा राधाकांत देव ने और इनका एक ही मकसद था, ब्रह्मो समाज का पतन। बट 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जो कि ब्रह्मो समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक साबित हुआ। अपने जीवन काल में नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसा एक आध ही काम होगा जिस पर राजा राम मोहन रॉय ने काम नहीं किया हो। इन्होंने हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म के लिए दिन रात काम किया और पहले 5 पॉइंट्स में हमने यही देखा। इसके साथ साथ इन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए भी काम किया और साथ ही साथ ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोगों को अवेयर भी करवाया। उन दिनों सती प्रथा हुआ करती थी और उसके अगेंस्ट इन्होंने 1818 में ही कैंपेन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने लोगों को समझाया कि सती प्रथा का जिक्र हमारे वेदों और उपनिषद में कहीं पर भी नहीं है और इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीज़न, कंपैशन और ह्यूमैनिटी हमें सती प्रथा का अंत कर देना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कई बार पेटिशंस भेजे और कहा कि इस प्रथा को क्रिमिनलाइज किया जाए, और ऐसा ही हुआ। अंत में 1829 की गवर्नमेंट रेगुलेशन द्वारा सती प्रथा को एक क्रिमिनल एक्ट माना गया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन रॉय के जीवन की ये सबसे बड़ी जीत थी। इसके अलावा पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी और विडोज़ के साथ बुरे बर्ताव के अगेंस्ट भी ये लड़ते रहे और इनका ये भी प्रयास रहा कि इनहेरिटेंस राइट वुमेन को भी बराबर होने चाहिए, यानी पिता की जायदाद पर बेटी का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना कि बेटे का होता है। तो पॉइंट 6, 7 और 8 में हमने देखा कि विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन के प्रोपोगेशन के लिए इन्होंने डेविड हेयर के एफर्ट्स को सपोर्ट किया और अल्टीमेटली 1817 में हिंदू कॉलेज की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय खुद एक इंग्लिश स्कूल चलाते थे जहां पर साइंस और वेस्टर्न थॉट से बच्चों को अवगत कराया जाता था। इसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी शुरुआत की जहां पर वेस्टर्न और इंडियन लर्निंग दोनों कराई जाती थी। और अब लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय एक जर्नलिस्ट तो थे ही थे, साथ ही साथ ये एक लिंग्विस्ट भी थे। इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी जिसमें बंगाली, इंग्लिश, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस शामिल हैं। इन्होंने अपने जर्नल्स बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और पर्शियन में निकाले थे और इन्हीं जर्नल्स के माध्यम से ये आम लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अवेयर कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए जिसमें से कुछ मेन इश्यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ज़मींदार कैसे परमानेंट सेटलमेंट में किसानों का खून चूस रहे हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने अपने जनरल्स के थ्रू इंडियन गुड्स पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने की मांग की, इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियनाइज करने को कहा और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट करने की भी मांग रखी, जो कि आगे चल के कांग्रेस की भी मांग रही। तो हमने राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज का क्या हुआ। हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मा सभा को इस्टेब्लिश किया था 1828 में। कुछ ही समय के बाद इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज कर दिया गया। पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना।
और मोनोथिज्म यानी सिंगल गॉड के कंसेप्ट को प्रोपोगेट करना। ब्रह्मो समाज में हर एक धर्म की अच्छी बातों के लिए जगह थी और ये समाज सिर्फ दो ही पिलर्स पर बेस्ड था, रेशनलिज्म, वेद और उपनिषद। बट 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जो कि ब्रह्मो समाज के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ। उनकी डेथ के बाद ब्रह्मो समाज एग्जिस्ट तो करता रहा बट विदाउट मच लाइफ। ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, उन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने 1839 में फाउंड किया था। यहाँ वो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे और साथ ही साथ बंगाली लैंग्वेज में इंडिया के पास के सिस्टमेटिक स्टडी को भी प्रमोट कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये दोनों इंस्टीट्यूशंस, तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्मो समाज, दोनों का एजेंडा एक जैसा ही था। इसीलिए 1842 में ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपस में मर्ज हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्मो समाज से जुड़ने के बाद ब्रह्मो समाज में क्या क्या बदलाव आए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप में ब्रह्मो समाज ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, पॉलीगैमी को अबॉलिश किया, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया और रैयत की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ये बात तो तय है कि देवेंद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप ने ब्रह्मो समाज में फिर से जान फूंक दी थी और फिर 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। जिस समय इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था, ये सिर्फ 19 साल के थे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए सिर्फ एक ही साल में इन्हें आचार्य नियुक्त कर दिया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मो समाज पर केशव चंद्र सेन का एक गहरा इन्फ्लुएंस हुआ और 1858 के बाद ब्रह्मो समाज में केशव पीरियड की शुरुआत हो गई, क्योंकि यही वो समय था जब ब्रह्मो समाज बंगाल के बाहर भी एक्सपेंड हुआ। यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब और बॉम्बे में भी अब ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस तेजी से खुलने लगी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि केशव चंद्र सेन की सोच समय से कुछ ज़्यादा ही आगे की थी। ये इंटरकास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट कर रहे थे, जो कि आज 21वीं सदी में भी टैबू है। ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच किसी भी तरह का कोई तालमेल बन ही नहीं पा रहा था और इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से डिसमिस कर दिया। इन्हें 1865 में डिसमिस कर दिया गया था और इस तरह 1866 में ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया। केशव चंद्र सेन ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक नए ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी एग्जिस्टिंग ब्रह्मो समाज की ओरिजिनलिटी को दर्शाते हुए ब्रह्मो समाज का नाम बदलकर कर दिया आदि ब्रह्मो समाज। सब ठीक चल रहा था, बट इसी बीच केशव चंद्र सेन ने एक ऐसी हरकत की जिससे ये साबित हो गया कि उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। बातें तो वो करते थे बहुत ही मॉडर्न टाइप की, वो खुद पूरी ज़िंदगी बाल विवाह को अपोज भी करते रहे, बट जैसे ही उनको मौका मिला अपनी 13 साल की बेटी की शादी कुंभ बिहार के नाबालिग महाराजा से करने का, उन्होंने तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी 13 साल की बेटी की शादी कर दी। इससे उनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही नाराज़ हुए और इस बार ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी स्प्लिट हो गया। उनके फॉलोअर्स ने एक नया ब्रह्मो समाज बनाया जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। इसे आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने स्टार्ट किया था। इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक आदि ब्रह्मो समाज जैसी ही थी। तो ये थी डिटेल्स ब्रह्मो समाज की। चलिए अब देखते हैं कि प्रार्थना समाज की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि हमने देखा कि बंगाल में 1828 में ही ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश हो चुका था, जिसके बाद बंगाल में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। और उधर बॉम्बे में 1840s के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था परमहंस सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन लिबरल आइडियाज़ को स्प्रेड करने और कास्ट और कम्युनल बैरियर्स को ब्रेक करने का काम कर रही थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी एज अ सीक्रेट सोसाइटी। ये सोसाइटी सीक्रेटली इसलिए काम कर रही थी क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के प्रकोप से बचे रहना चाहते थे। बट बीइंग अ सीक्रेट सोसाइटी, इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया और उनके नेतृत्व में ब्रह्मो समाज के विचार पूरे देश में फैलने लगे। बॉम्बे में भी इसका इम्पैक्ट हुआ। बॉम्बे में एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था प्रार्थना समाज। इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग और इन्होंने प्रार्थना समाज की शुरुआत केशव चंद्र सेन की मदद से 1867 में की। प्रार्थना समाज भी ब्रह्मो समाज की ही तरह मोनोथिज्म यानी सिंगल गॉड के कंसेप्ट को एम्फसाइज करता है। प्रार्थना समाज का आधार था उपनिषद और भागवत गीता की टीचिंग्स। इसके अलावा वेस्टर्न लिबरल थॉट्स को भी ये प्रमोट करते थे और ये महाराष्ट्र के भक्ति कल्ट से भी अटैच थे।
नामदेव और तुकाराम जैसे सेंट्स की पोएटिक लिटरेचर को भी ये प्रमोट कर रहे थे। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, बट फिर भी इनका मेन फोकस था सोशल रिफॉर्म्स पर। रिलीजियस रिफॉर्म्स पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं था। इनका एक बहुत ही क्लियर 4 पॉइंट एजेंडा था। विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना, मेल और फीमेल दोनों की मिनिमम परमिसिबल एज फॉर मैरिज को बढ़वाना और कास्ट सिस्टम का बहिष्कार। स्टार्टिंग के 2-3 साल प्रार्थना समाज को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था, बट फिर जैसे ही एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया 1870 में, प्रार्थना समाज ना सिर्फ बॉम्बे में बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हो गया। तो ये थी डिटेल्स प्रार्थना समाज की। चलिए अब बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की, जिसे हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था लेट 1820s और अर्ली 1830s। ये वो समय था जब बंगाल में एक रेडिकल ट्रेंड देखने को मिला, खासकर बंगाली इंटेलेक्चुअल्स में। इस रेडिकल ट्रेंड का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ये एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था और इस मूवमेंट के लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। डेरोजियो एक रेडिकल थिंकर थे जो खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा ये एक पोएट भी थे और काफ़ी नेशनलिस्टिक पोएट्री भी लिखते थे। कहा जाता है कि शायद ये मॉडर्न इंडिया के पहले नेशनलिस्ट पोएट थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या था और ये कैसे शुरू हुआ। तो बात ये है कि जब ये मात्र 17 ईयर्स के थे तभी से इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इनकी रेडिकल थिंकिंग से इनके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, फ्रीली और रेशनली सोचना अब इनके स्टूडेंट्स का बिहेवियर बन चुका था। ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉलेज अथॉरिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसीलिए 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। और डेरोजियो की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आम लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। यानी एक तरह से इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की। इसके अलावा इन्होंने डिमांड की कि इंडियन लेबर्स जो कि दूसरी ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने ट्रायल बाय ज्यूरी की भी मांग की, यानी मुकदमे की जांच ज्यूरी के द्वारा होनी चाहिए और इंडियंस को भी हायर ग्रेड गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। बट यंग बंगाल मूवमेंट फेल हो गया और इस मूवमेंट के फेल होने का एक रीज़न तो ये था कि मात्र 22 साल की उम्र में डेरोजियो की मृत्यु हो गई। इसके अलावा कई और रीजंस भी थे, जैसे कि डेरोजियंस का पीजेंट्स के साथ एक सीधा लिंक नहीं बन पाया। उनका जो रेडिकलिज्म था, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो बहुत ही बुकिश थी और आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर थी। और यही रीज़न रहा होगा कि किसी भी सोशल ग्रुप या क्लास ने उनको सपोर्ट भी नहीं किया। तो ये थी डिटेल्स यंग बंगाल मूवमेंट की। अब हम बात करेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर की और देखेंगे कि ईश्वर चंद विद्यासागर और हेनरी विवियन डेरोजियो या कहें कि यंग बंगाल मूवमेंट में क्या लिंक था। ईश्वर चंद विद्यासागर बंगाल रेनेसेंस मूवमेंट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज में से एक थे। इनकी पढ़ाई कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में हुई। ईश्वर चंद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए 1841 में जब इनकी पढ़ाई खत्म हुई तो संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया। विद्यासागर मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर हमें अपने पिछले टॉपिक का थोड़ा सा रेफरेंस लेना होगा। हमने कहा था कि लेट 1820s और अर्ली 1830s के दौरान बंगाल में एक रेडिकल ट्रेंड देखने को मिला। इस रेडिकल ट्रेंड का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था और इस मूवमेंट के लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। 1831 में हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो गई और उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स, जिन्हें डेरोजियंस कहा जाता था, उन्होंने 1838 में एक सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो जब 1838 में ये सोसाइटी शुरू हुई तो उस समय ईश्वर चंद संस्कृत कॉलेज में पढ़ा करते थे, बट फिर भी बहुत ही शुरुआती दौर में ही उन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। ये सोसाइटी स्ट्रेस करती थी रेडिकल थिंकिंग पर, जबकि संस्कृत कॉलेज में जोर था कंजर्वेटिव थिंकिंग पर। इन दोनों तरह की विचारधाराओं से जुड़े रहते हुए ईश्वर चंद विद्यासागर ने कंजर्वेटिव यानी ऑर्थोडॉक्स हिंदू विचारधारा और डेरोजियंस की रेडिकल विचारधारा के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की। इन्होंने इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक ब्रिज का काम किया, हालांकि इनका झुकाव ज़्यादातर रेडिकल थिंकिंग पर ही था। जब 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज में भी वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया,
ईश्वरचंद विद्यासागर ने कई सारे एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स किए, बट क्यों किए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय एक बड़ी संख्या में लोग पॉवर्टी, इलिटरेसी और सुपरस्टिशन की वजह से सफ़र कर रहे थे, और ईश्वरचंद विद्यासागर के दिल में इन लोगों के प्रति, इनके दुखों के प्रति लिमिटलेस कंपैशन था, जिसके कारण इन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, और इसीलिए इन्हें एक ह्यूमनिस्ट सोशल रिफॉर्मर और एक ह्यूमनिस्ट एजुकेशनल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। इनके समय में इंडिया में कई सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस खुलने शुरू हो चुके थे, बट इन्होंने ये महसूस किया कि सभी एजुकेशनल एंटरप्राइजेस रिलीजियसली डोमिनेटेड हैं। फॉर एग्जांपल संस्कृत कॉलेज, चाहे वो बनारस का हो या कलकत्ता का, दोनों ही हिंदुइज्म डोमिनेटेड थे। कलकत्ता मदरसा इस्लामिक डोमिनेटेड था, मिशनरी इंस्टीट्यूट्स में क्रिश्चियन डोमिनेशन था, और यहाँ तक कि राम मोहन स्कूल्स में भी रिलीजियस टीचिंग्स पर ही ज़्यादा जोर था। ऐसे में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। एज अ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, इन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के दरवाजे नॉन ब्राह्मण क्लास के लिए खोल दिए। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत कॉलेज में फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी प्रमोट किया, जिम्नेजियम बनाए, और साथ ही साथ संस्कृत टीचिंग के लिए नई मेथोडोलॉजी इवॉल्व की। इसके अलावा जो फीमेल एजुकेशन को लेकर सोशल प्रेजुडिस, रूढ़िवादी विचार सोसाइटी में थे, उसे तोड़ने की इन्होंने कोशिश की। इसका एक इंस्टेंस है बैथ्यूम फीमेल स्कूल से रिलेटेड, जिसे 1830 में फाउंड किया गया था। 1830 में इसे फाउंड तो किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी स्कूल में। बट 1869 में जब ईश्वरचंद विद्यासागर को बैथ्यूम फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया, तो इन्होंने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कलकत्ता की इलीट क्लास को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपनी बेटियों को बैथ्यूम फीमेल स्कूल भेजें। ये एक तरह का मूवमेंट सा शुरू हो गया था, जिसका एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। अपने इस मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स के टेक्स्ट को डिकोड किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई कि हमारे शास्त्र भी फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए शास्त्रों को कोट किया था। अब बंगाल की इलीट क्लास में फ़ीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के बाद इन्होंने रूरल एरियाज़ में भी फीमेल एजुकेशन को पहुंचाना चाहा। इसके लिए इन्होंने 4 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में 35 गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए। एक्चुअली उस समय के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हेलिडी ने इन्हें कहा था कि वो इस काम में इनकी मदद करेंगे। इसके चलते इन्होंने इन स्कूल्स को स्टार्ट तो कर लिया था और शुरुआती खर्चा भी इन्होंने खुद ही किया, बट जब समय पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाया तो इन्हें ये स्कूल्स बंद करने पड़े। कहा जाता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर अपने जीवन काल में कई बार कर्जे में डूब गए थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए वो कई बार अपनी फाइनेंशियल स्थिति से भी बड़े बड़े काम अपने सर पर ले लेते थे। अब यहाँ पर इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म की एक दूसरी डायमेंशन को देखते हैं। ये वो समय था जब मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। ऐसे में इन्होंने बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय को भी डेवलप किया। प्राइमर मतलब वो बेसिक टेक्स्ट बुक जिससे बच्चे बंगाली अक्षर सीखते हैं। आज भी ज़्यादातर बंगाली बच्चे वर्णों परिचय से ही बंगाली सीखने की शुरुआत करते हैं। विद्यासागर चाहते थे कि वेस्ट की साइंस और कल्चर को भी आम लोगों तक वर्नाकुलर लैंग्वेज में पहुंचाया जाए, बट इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि बंगाली प्रोज को डेवलप किया जाए। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो ऐसे में ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही बंगाली प्रोज स्टाइल को डेवलप किया। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किए गए एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की। एज अ सोशल रिफॉर्मर इन्होंने पुराने संस्कृत टेक्स्ट की खोजबीन करके ये प्रूव कर दिया कि वेदों में विडो रीमैरिज को मान्य किया गया है। इन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाया और इस तरह 800-900 लोगों के सिग्नेचर लेके एक पेटिशन तैयार किया। ये पेटिशन इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा और कहा कि इस पेटिशन के रिस्पॉन्स में विडो रीमैरिज को अलाउ करने से रिलेटेड एक लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पेटिशन के रिस्पॉन्स में 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी। विद्यासागर जी ने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई, और एक सच्चे ह्यूमनिस्ट सोशल रिफॉर्मर और सच्चे ह्यूमनिस्ट एजुकेशनिस्ट की तरह इन्होंने अपने पूरे जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में बहुत कुछ है जो डिस्कस किया जा सकता है, बट यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने और सभी क्लासेस के लोगों के ह्यूमन राइट्स को एम्फसाइज करने में लगा दिया। आगे चल के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लिए भी ये इंस्पिरेशन रहे। अम्बेडकर जी ने भी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था।
इनका एक्चुअल नाम था ज्योतिबा घोरे और ये माली कास्ट को बिलोंग करते थे। इस कास्ट के लोगों से एक्सपेक्टेड होता था कि वो गार्डनिंग और वेजिटेबल फार्मिंग जैसे कामों को करें। इनके परिवार के कई लोग पेशवाओं के यहाँ पे फूल माली का काम किया करते थे और इसीलिए उन्हें फूले कहा जाता था। और यही कारण था कि ज्योतिबा घोरे को भी ज्योतिबा फूले के नाम से जाना गया। कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस के कारण बचपन में इनकी पढ़ाई सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक हुई, बट क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में इनके पिता ने इनकी आगे की एजुकेशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में कराई। बुक्स पढ़ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी हॉबी के चलते ये एक ऐसी बुक के संपर्क में आए जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया। इस बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन। इस बुक को थॉमस पेन ने लिखा था। इस बुक ने इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इनके अंदर सोशल जस्टिस की भावना को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ कर दिया। इस बुक में ये पूरी तरह से डूब गए थे और जब इन्होंने अपने आसपास देखा तो इन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट और विमेन को सदियों से सोशल जस्टिस से डिप्राइव किया गया है। इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर दलितों और विमेन को सोशल जस्टिस दिलाना है तो उन्हें समाज में इमेंसिपेट करना ज़रूरी है, यानी सामाजिक रेस्ट्रिक्शन से उन्हें आज़ाद कराना होगा। बट ये काम इतना आसान नहीं था और ये सिर्फ एक प्रकार से किया जा सकता था और वो तरीका था दलितों और वुमेन को एजुकेट करके, यानी एजुकेशन इज़ द की टू सोशल जस्टिस। और इस मिशन में सावित्रीबाई फूले जो कि इनकी वाइफ थी, उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने समाज के ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले लोगों से लड़ते हुए समाज में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पुणे में एक गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज़ करने के लिए ज्योतिबा फूले ने कई बुक्स लिखी, जिनमें सबसे फेमस है गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्होंने मराठी में लिखी थी और इस बुक में इन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। ये बुक ज्योतिबा और इन्हीं की बुक के कैरेक्टर ढोंडीबा के बीच बातचीत और डायलॉग्स को दर्शाती है। इसमें 16 एसेज और 4 पोएटिक कंपोजिशंस भी हैं। इस बुक में इन्होंने प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल कहानियों को लॉजिक और तर्क के जरिए यूजलेस डिक्लेयर कर दिया था। इसमें एक माइथोलॉजिकल कहानी जिसमें वामन देव राजा बलि से उसकी सारी संपत्ति ले लेते हैं, इसमें इन्होंने राजा बलि को शूद्रों का राजा बताया और वामन देव को एक क्रूअल और चालाक ब्राह्मण जिसने चालाकी से राजा बलि को हराया था। और उसके बाद ब्राह्मण जो कि एक डिफरेंट रेस है, उसने भारत के नेटिव्स यानी शूद्रों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसीलिए ज्योतिबा फूले राजा राम की अपेक्षा राजा बाली को अपना पूर्वज मानते हैं और कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबोलिशन की बात करते हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने एक और फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। इस बुक में इन्होंने 30 आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें इन्होंने समझाया है कि कैसे सभी धर्म, कास्ट, रेस एक फैमिली की तरह साथ में रह सकते हैं जिसका आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड होगा। इस बुक में इन्होंने इस तरह के समाज को बनाने और उसमें रहने के लिए किस तरह का सोशल और इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड चाहिए वो भी मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की है जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका एम था कि महाराष्ट्र के लोअर कास्ट को भी बराबरी के सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और वो भी सर उठाकर जी सके। इस समाज ने डिप्रेस क्लास को ब्राह्मण समाज के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया। ज्योतिबा ने इन लोगों को इस तरह से तैयार किया कि इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बीच से इस समाज की लीडरशिप उभरी। चलिए अब ज्योतिबा फूले की लाइफ इवेंट्स की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ और इनकी डेथ 1890 में हुई। इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट वो था जब 1848 में इन्होंने थॉमस पेन की बुक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा, क्योंकि इसी के बाद इन्होंने विमेन और दलितों के इमेंसिपेशन और सोशल जस्टिस के लिए काम करना शुरू किया। इससे पहले इन्होंने 1847 में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। ये एक चाइल्ड मैरिज थी और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 13 ईयर्स थी। जिस साल ये राइट ऑफ मैन बुक के संपर्क में आए उसी साल इन्होंने पुणे में गर्ल्स स्कूल स्टार्ट कर दिया था। इस स्कूल को शुरू करने में इनकी वाइफ सावित्रीबाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। 1854 में इन्होंने होम ऑफ विडोज़ की शुरुआत की और 1872 में इनकी बुक गुलामगिरी पब्लिश हुई जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। और इसके अगले ही साल इन्होंने सत्य शोधक समाज को भी फाउंड किया जिसका मतलब था ट्रुथ सीकर सोसाइटी और जिसका एम था लोअर कास्ट को समाज में इक्वालिटी का दर्जा दिलाना ताकि वो भी समाज में सर उठा के जी सकें।
इनकी डेथ के अगले ही साल इनकी बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां पर सब बराबर हैं, जिस समाज का आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है। ज्योतिबा फूले को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने जिस होम ऑफ विडोज़ की शुरुआत की थी, उसी की एक ब्राह्मण विडो के बच्चे को गोद ले लिया था, जिसका नाम था यशवंत फूले। तो ये थी डिटेल्स ज्योतिबा फूले के बारे में। चलिए अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में। रामकृष्ण परमहंस 19th सेंचुरी बंगाल के एक रिलीजियस लीडर और मिस्टिक थे। मिस्टिक उसे कहा जाता है जो भगवान के साथ एक हो चुका है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ था और इनका रियल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। 1855 में जब ये मात्र 19 ईयर्स के थे तो इन्हें कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रीस्ट नियुक्त किया गया। इस मंदिर का प्रीस्ट रहते हुए ये माँ काली की मूर्ति पर लगातार ध्यान का प्रयोग करते थे और एक दिन इन्हें माँ काली के साक्षात दर्शन हुए। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जिसमें इन्हें माँ काली जगत जननी यानी यूनिवर्सल मदर के रूप में दिखी। इसके बाद स्पिरिचुअलिटी की और ज़्यादा गहराइयों को अनुभव करने के लिए इन्होंने हिंदुइज्म के डिफरेंट कल्ट्स और सेक्ट्स को फॉलो किया और रास्ता चुना रिनंसिएशन का, मेडिटेशन का और भक्ति का। रिनंसिएशन का मतलब होता है परित्याग। रिनंसिएशन, मेडिटेशन और भक्ति के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की। हिंदू शास्त्रों में भगवान को पाने का एक रास्ता तंत्र को भी माना गया है। रामकृष्ण परमहंस ने सबसे पहले इसी रास्ते को चुना। तंत्र एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं और तंत्र की खास बात यह है कि ये डिवोटीज को उनकी टेम्पटेशन से बचने के लिए नहीं कहता, बल्कि कहता है कि जो भी चीज़ आपको टेम्प्ट करती है या अट्रैक्ट करती है उसे बोल्डली फेस करें और उसे फेस करके ये समझ लें कि उसमें कुछ नहीं रखा है और अपनी इन टेम्पटेशन से ऊपर उठें और इस प्रोसेस में अपनी सारी ऊर्जा को भगवान की भक्ति में लगा दें। तंत्र विद्या का प्रयोग सालों तक चलता है, तब जाके साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, बट रामकृष्ण परमहंस को ऐसा करने में बस 3 ही दिन लगे। इसके बाद इन्होंने वैष्णविज्म को भी अपनाया। वैष्णविज्म एक भक्ति कल्ट है जिसमें भगवान को अपने पेरेंट, अपने चाइल्ड, गुरु, फ्रेंड या फिर अपने प्रेमी के रूप में देख सकते हैं और जो भी भाव हमने पकड़ा है उसमें डूब जाना होता है। रामकृष्ण परमहंस ने इस रास्ते पर भी भगवान को पा लिया। इसके बाद इन्होंने सिमिलर प्रयोग अद्वैत वेदांता, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ भी किए और इन्होंने पाया कि हर एक रिलीजन, हर एक सेक्ट आपको भगवान तक ले जा सकता है, यानी सभी धर्म सही हैं, इनफैक्ट फंडामेंटली एक ही है, क्योंकि श्री कृष्ण, श्री हरि, राम, यीशु, अल्लाह ये सब भगवान के ही नाम हैं। ये तो बात हुई रामकृष्ण परमहंस की भगवान की खोज की। अब बात करते हैं इनकी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस की। रामकृष्ण परमहंस ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं और इन्होंने कोई बुक भी नहीं लिखी, बट इनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज और एक्सपीरियंस का भंडार था जो इन्होंने अपनी कन्वर्सेशन और स्पीचेस के फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स, अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर किया। इनकी टीचिंग्स भक्ति, तंत्र और वेदांता पर बेस्ड थी। इनके जो सबसे ज़्यादा क्लोज फॉलोअर्स थे उन्हें इन्होंने गेरुए वस्त्र दिए और परित्याग के रास्ते पर अग्रसर किया, यानी इन्होंने एक मोनेस्टिक लीनिएज की शुरुआत की जिसे रामकृष्ण ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इनके सबसे प्रिय डिसाइबल स्वामी विवेकानंद थे और जब 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई तो उससे कुछ ही समय पहले रामकृष्ण परमहंस ने अपने सभी डिसाइपल्स की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद को दे दी थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण ऑर्डर के 2 लीगल और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया। एक का नाम है रामकृष्ण मठ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मठ एक मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी फोकस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना है, जबकि रामकृष्ण मिशन एक ह्यूमैनिटेरियन और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटेबल, मेडिकल रिलीफ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाती है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कहते थे सर्विस टू ह्यूमन बींग्स इज़ द सर्विस टू गॉड, और ये ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण परमहंस की उसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के बेलूर में बेस्ड है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस रामकृष्ण मूवमेंट का पार्ट है। तो ये थी डिटेल्स रामकृष्ण मूवमेंट की। अब हम स्वामी विवेकानंद की लाइफ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे उनके बचपन से, उसके बाद हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी टीचिंग्स और उनकी फिलॉसफी को जानेंगे। हम देखेंगे कैसे अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट के दौरान वो बैंकरप्ट हो गए थे और उनके जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए
और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पहुँचे, जहाँ उन्होंने वो स्पीच दी जो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने महासमाधि अटेन की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत सरकार ने उनके ऑनर में साल 1984 में उनके जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे डिक्लेयर कर दिया था। तब से हर साल इस दिन को नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल नेशनल यूथ डे का एक थीम होता है। इस साल का थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद का रियल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। इनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्ता, जो बंगाल के एक बड़े बैरिस्टर थे, फिलेंथ्रोपिस्ट और नॉवलिस्ट भी थे। नरेंद्र नाथ जब छोटे थे तभी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्टेड थे। बचपन में ही ये शिवाजी, राम, सीता और हनुमान की मूर्तियों के सामने बैठकर मेडिटेट किया करते थे। इनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ये किसी भी चीज़ को देखते थे तो इनको याद हो जाती थी। इसी के साथ साथ इनकी रीडिंग स्पीड भी बहुत फास्ट थी। 2-2, 3-3 बुक ये एक ही दिन में फिनिश कर दिया करते थे। और इनको हर तरह की बुक पढ़ने का शौक था, चाहे वो फिलॉसफी की हो, रिलीजन की हो, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट्स या फिर लिटरेचर। इन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी खासा इंटरेस्ट था। बचपन से ही इन्होंने वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों को पढ़ना शुरू कर दिया था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी रुचि सिर्फ पढ़ाई में थी। ये क्लासिकल म्यूजिक में भी ट्रेंड थे, साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज करना, कबड्डी, कुश्ती और दूसरे स्पोर्ट्स में भी ये एक्टिव रहा करते थे। विलियम हेसी ये कलकत्ता के क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जहां से नरेंद्र नाथ ने ग्रेजुएशन किया था। विलियम हेसी ने एक बार कहा कि मैंने दुनिया घूमी है, बट नरेंद्र जैसा जीनियस दूसरा कोई नहीं देखा। नरेंद्र जब थोड़े बड़े हुए तो 18 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसका नाम था नव विधान। नव विधान को एस्टेब्लिश किया था केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन पहले ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की वजह से नरेंद्र नाथ के जो बिलीव्स थे वो इनिशियल स्टेज में ब्रह्मो समाज के कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस हुए। यानी अब वो भी आइडल वर्शिप और मीनिंगलेस रिचुअल्स के खिलाफ हो गए थे। बट दुनिया भर की किताबों, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद और नव विधान से जुड़ने के बावजूद उनमें एक डिससेटिस्फेक्शन सा था। वो जिससे भी मिलते उनका एक ही प्रश्न होता कि क्या आपने भगवान को देखा है, बट कोई भी नहीं था जो उनके इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। फिर साल 1881 में नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस से मिले। पहली बार मिलते ही उन्होंने वही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा जो वो सबसे पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने बिल्कुल सहजता के साथ इसका आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से बिल्कुल ऐसे ही मिलता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र नाथ ने ऐसा पहले कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना था। उनकी लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रामकृष्ण का मठ, उनकी मोनेस्ट्री दक्षिणेश्वर में थी और अब इस इंसिडेंट के बाद नरेंद्र नाथ लगातार दक्षिणेश्वर जाते और रामकृष्ण परमहंस से मिलते। इन दोनों के बीच में लंबे लंबे डिस्कशन हुआ करते थे। स्टार्टिंग में नरेंद्र नाथ का रामकृष्ण परमहंस की कई बातों से डिसएग्रीमेंट था। रामकृष्ण आइडल वर्शिप किया करते थे, जबकि नरेंद्र नाथ आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस था। बट जो भी हो, नरेंद्र नाथ की स्पिरिचुअल जर्नी की अब शुरुआत हो चुकी थी। बट इसी बीच नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्ता की डेथ हो गई और उनका फाइनेंशियल स्टेटस एकदम से डाउन हो गया। हर तरफ से कर्जदारों की लाइन लग गई। नरेंद्र नाथ और उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। इस बात से दुखी होकर एक बार उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि क्या आप मेरी फैमिली की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए माँ काली से प्रे कर सकते हैं। रामकृष्ण ने आग्रह किया कि वो खुद अपने लिए प्रे करें। बट जब नरेंद्र नाथ माँ काली के सामने प्रे करने के लिए गए तो वो अपने लिए मेटीरियलिस्टिक चीज़ें मांग ही नहीं पाए। उन्होंने अपने लिए नॉलेज और डिवोशन की कामना की। और इस इंसिडेंट के बाद नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने सीखा कि आम लोगों की सेवा करना भगवान की पूजा करने के बराबर है। आगे चल के स्वामी विवेकानंद के जीवन का ये मंत्र बन गया। हम इसी वीडियो में देखेंगे कैसे उन्होंने इस मंत्र को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। बट कुछ ही समय के बाद यानी अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस की थ्रोट कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस जब जीवित थे तो उनके जो डिवोटीज और उनके एडमायरर्स थे वो उनकी हर तरह से सपोर्ट करते थे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। बट अब रामकृष्ण परमहंस तो रहे नहीं और अब रामकृष्ण परमहंस की इच्छा अनुसार स्वामी विवेकानंद उनके डिसाइपल्स के साथ दक्षिणेश्वर में रहने लगे। बट रामकृष्ण परमहंस के जो डिवोटीज और सपोर्टर्स थे वो अब रामकृष्ण के डिसाइपल्स को मदद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे।
महीने दर महीने मठ का रेंट एक्यूमुलेट होने लगा और अब स्वामी जी को अपने डिसाइपल्स के साथ अपने लिए कोई नई जगह खोजनी थी जहां पर रेंट थोड़ा कम हो। और ये जगह मिली उन्हें वेस्ट बंगाल के बारानगर में साल 1886 में। उन्होंने बारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 2 साल वहां रहने के बाद साल 1886 में स्वामी विवेकानंद ने मठ से निकलकर भारत भ्रमण करना शुरू कर दिया। अपनी यात्रा ज्यादातर उन्होंने पैदल ही कवर की। लगभग 5 साल के समय में उन्होंने पूरे भारत को एक्सटेंसिवली कवर कर लिया। इस भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से लेकर उपनिषद और भागवत गीता की टीचिंग्स भी लोगों को दी, और जहां पर जरूरत थी वहां पर जीसस और बुद्धा के एग्जाम्पल्स भी दिए। परमार्थ यानी सर्विस और व्यवहार यानी बिहेवियर के बीच के जो अंतर है उसे स्वामी विवेकानंद खत्म करना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस का भी यही कहना था कि आम लोगों की सर्विस भगवान की पूजा के समान है। विवेकानंद इसी कंसेप्ट को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि अगर हमारे बिहेवियर में ही सर्विस का एटीट्यूड आ जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। और इसके अलावा आम लोगों को ये भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को बताया कि आप अपने जीवन में अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे स्पिरिचुअलिटी को भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको गृहस्थ जीवन से अलग होकर हिमालय की चोटी पर जाना या गुफाओं में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना भारत भ्रमण में स्वामी विवेकानंद का मिशन था। उनका मानना ये था कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए हिंदुइज्म और इस्लाम जैसे दो महान सिस्टम को एक साथ लाना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का फर्म बिलीफ ये था कि भगवान एक है और डिफरेंट रिलीजन्स उसी भगवान को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद ये भी मानते थे कि अगर हमें मॉरली स्ट्रांग बनना है और अपने में फेथ को मजबूत करना है तो स्पिरिचुअल नॉलेज ज़रूरी है। बट ये स्पिरिचुअल नॉलेज अगर एक ऐसे इंसान को दी जाए जो भूख से तड़प रहा है तो ये नॉलेज उसके लिए किसी काम की नहीं है। इसीलिए उन्होंने मासेस के लिए दो तरह की नॉलेज की बात की, स्पिरिचुअल नॉलेज और ऐसी सेक्युलर नॉलेज जो गरीबों को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सके। अगर इंसान इकोनॉमिकली सही हालत में होगा तभी वो स्पिरिचुअल नॉलेज की इंपॉर्टेंस को भी समझ पाएगा। 5 सालों तक भारत के अलग अलग गांवों और शहरों में स्पिरिचुअल अवेयरनेस स्प्रेड करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने विदेशों की तरफ रुख किया। उन्होंने 31 मई 1893 में अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वो जापान पहुंचे, उसके बाद चाइना और फिर चाइना से होते हुए कनाडा और फाइनली अमेरिका। अमेरिका में वो 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होने वाली थी और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर उसे ही अटेंड करने आए थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बेसिकली एक इनिशिएटिव था दुनिया के सभी रिलीजन्स को एक मंच में लाने का, ताकि सभी धर्म एक साथ मिलकर अच्छी चीज़ों और रिलीजियस लाइफ को प्रमोट कर सकें। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का इस तरह का सम्मेलन आज तक सिर्फ 7 बार हुआ है। 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसे स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था वो इस तरह का पहला इनिशिएटिव था। इसी रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच की शुरुआत जिन वर्ड्स के साथ की थी वो थे माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये दर्शाता है कि वो हर किसी से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उनके ये गोल्डन वर्ड सुनते ही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उपस्थित 7,000 लोगों ने खड़े होकर स्वामी जी को 2 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। अपनी इस स्पीच में उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म को एक साथ लाने और उनमें एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने की बात की थी। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न देशों का स्पिरिचुअलिज्म और वेस्टर्न देशों का मटेरियलिज्म अगर मिल जाए तो ये मानव जाति की हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ी घटना होगी। जॉन हेनरी बरोज जो इस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में मौजूद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी स्पीच देने के बाद स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि हर जगह फैल चुकी थी। उन्होंने इसके बाद अमेरिका और लंदन में कई और जगह पर अपने लेक्चर्स दिए और फिर वापस लौटकर इंडिया आ गए। ये इंडिया वापस लौट कर आए 1897 में। यहाँ आकर इन्होंने इंडिया में भी कई जगहों पर अपने लेक्चर्स दिए। इन्होंने अपने लेक्चर्स के जरिए भारत के युवाओं को भारत की महानता से अवगत कराया ताकि उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड जग सके। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि कॉलोनियल रूल चल रहा था और ब्रिटिशर्स के रहते इंडिया के लोग अपने आप में हीन भावना फील कर रहे थे। इन्होंने अपने लेक्चर्स के जरिए हिंदुइज्म के डिफरेंट सेक्ट्स को एक साथ लाने की भी कोशिश की। साथ ही साथ इनकी कोशिश ये भी रही कि वो एजुकेटेड लोगों को इस तरह से ट्रेन करें कि वो वेदों में दिए गए प्रिंसिपल्स के जरिए गरीबों की मदद करें, उनके दुख दर्द दूर करें। साल 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क।
क्योंकि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने इनको रास्ता दिखाया था कि आम इंसान की सेवा ही भगवान की पूजा के समान है। रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत इन्होंने देश में जगह जगह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खोली। और जब भी कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, जैसे कि अर्थक्वेक्स, फेमाइन्स, फ्लड्स या फिर एपिडेमिक्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर लोगों की मदद करती है। रामकृष्ण मिशन आज की डेट में एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, जो बारानगर में था, उसे शिफ्ट कर दिया एक नई जगह पर, और वो नई जगह थी बेलूर। बेलूर बेसिकली वेस्ट बंगाल में ही है। 4 जुलाई 1902 जिस दिन स्वामी विवेकानंद की डेथ हुई, उस दिन वो और दिन से थोड़ा जल्दी उठे। बेलूर मठ में उन्होंने 3 घंटे तक मेडिटेशन किया, अपने डिसाइपल्स को शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया, और शाम को 7 बजे वो अपने रूम में चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, और रात 9:20 पर मेडिटेट करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके डिसाइपल्स मानते हैं कि उन्होंने महासमाधि अटेन की है। उनकी डेथ का रीज़न ब्रेन के ब्लड वेसल का रप्चर बताया गया। उनके डिसाइपल्स कहते हैं कि ब्रेन सेल का रप्चर दर्शाता है ओपनिंग इन द क्राउन ऑफ हिज हेड, जिसके कारण उन्होंने महासमाधि को अटेन किया है। अब हम दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में बात करेंगे। दयानंद सरस्वती एक इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर और आर्य समाज के फाउंडर थे। इनका जन्म 1824 में गुजरात की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। बचपन में इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। इनके सिस्टर और अंकल की डेथ ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जीवन और मृत्यु है क्या, और इसी की खोज में इन्होंने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और एक एसेटिक की तरह पूरे देश में भ्रमण करते रहे। परम ज्ञान की तलाश में इनका ये भ्रमण 15 सालों तक चला, और अंत में इन्हें इनके गुरु श्री विराजानंद दंडीशा मथुरा में मिले। ये विराजानंद दंडीशा के डिसाइपल बन गए और उनके आश्रम में रहने लगे, योग का प्रशिक्षण लिया, और इसी के साथ साथ इन्होंने गुरुजी से वेदों का ज्ञान भी ग्रहण किया, और इस तरह मूल शंकर तिवारी महर्षि दयानंद सरस्वती बन गए। इनके गुरुदेव विराजानंद का मानना था कि हिंदुइज्म अपनी हिस्टोरिकल रूट से भटक गया है, और समय के साथ कई सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जो हिंदुइज्म का पार्ट बन गए हैं, उन्होंने हिंदुइज्म को इम्प्योर कर दिया है, यानी दूषित कर दिया है। दयानंद सरस्वती ने अपने गुरुजी को प्रॉमिस किया कि वो अपना पूरा जीवन हिंदुइज्म के प्यूरिफिकेशन और वेदों को उनकी सही जगह तक पहुंचाने में लगा देंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और अपने पथ पर आगे बढ़े। दयानंद सरस्वती जानते थे कि सिर्फ वेदों पर बेस्ड होने के कारण ही पाश्चात्य काल में हिंदुइज्म एक ग्लोरियस रिलीजन हुआ करता था, बट समय के साथ उपनिषद, पुराण, अर्यंकास और वेदांत सूत्रों को भी वेदों का पार्ट मान लिया गया, या कहें कि उन्हें भी वही स्थान दिया गया जो कि वेदों का है। दयानंद सरस्वती ने यह साफ कह दिया कि ये सब पुराण, उपनिषद एटसेट्रा वेदों का पार्ट नहीं है, और हिंदुइज्म सिर्फ वेदों पर बेस्ड है। और इस तरह उन्होंने आर्य और सनातन धर्म के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ वेदों में मानते हैं तो आप आर्य हैं, अगर आप वेदों के साथ पुराण, उपनिषद एटसेट्रा को भी मानते हैं तो आप हुए सनातनी हिंदू। ऐसा कहते हुए उन्होंने नारा दिया, बैक टू वेदास। ये कॉल थी हिंदू रिलीजन में वैदिक प्योरिटी को वापस से रीइंस्टेट करने की। उन दिनों अंग्रेज हम पर वेस्टर्न कल्चर थोप रहे थे और हमें बता रहे थे कि वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है। इंडिया के लोगों और इंडियन कल्चर को बहुत ही हीन भावना से देखा जा रहा था। ऐसे में बैक टू वेदास की कॉल का कमाल का असर हुआ। इस स्लोगन ने भारत के लोगों के दिलों में प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया। इससे लोगों को ये एहसास हुआ कि हम भी एक महान सभ्यता के पार्ट हैं, और इस तरह खासकर हिंदुओं में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी, और अब वो कॉन्फिडेंस से कह सकते थे कि वेस्टर्न कल्चर की सुपीरियरिटी सिर्फ एक मिथ है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसा भारत देख रहे थे जो कि किसी का गुलाम नहीं है, जहाँ के लोग किसी क्लास और कास्ट में बटे नहीं हैं, और सब के सब एक धर्म को मानते हैं जो है आर्य धर्म। उन्होंने अपनी ये सोच, अपने ये विचार अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखे थे। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है द ट्रुथ एक्सपोजिशन, और ये बुक 1875 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने उस समय की सभी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और विचारधाराओं पर अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने आइडल वर्शिप, अनटचेबिलिटी, पॉलीगैमी और हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित श्राद्ध की व्यवस्था, जिससे हम अपने पूर्वजों को जो अब इस संसार में नहीं है उनको उनका प्रिय भोजन भेज सकते हैं, इस सब को बकवास बताया। इसी के साथ साथ कास्ट सिस्टम और पुराणों को भी मानने से मना कर दिया, और कहा कि कास्ट सिस्टम के फेवर में तो मैं एक दो बात सुन भी सकता हूँ, बट ये चाइल्ड मैरिज क्या है, इसको तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इन्होंने कहा कि शादी के लिए लड़कों की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लड़कियों की 16 साल। इसके अलावा विमेन को भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया जाए। और वेदों में मेंशन चतुर्वर्ण सिस्टम, जहाँ पर यह कहा गया है कि जाति जन्म से नहीं बल्कि इंसान के काम से तय होती है। इसको दयानंद सरस्वती ने मान्य किया। और जैसा कि हमने देखा कि हिंदुइज्म ओरिजिनली वेदों पर बेस्ड था। उसमें समय के साथ उपनिषद, वेदांत सूत्रों, आर्यंकाज और पुराण आदि को भी वही जगह दे दी गई जो कि वेदों की है। और हमने ये भी देखा कि 1875 के आसपास दयानंद सरस्वती जी ने बैक टू वेदास की कॉल दी और कहा कि जो लोग वेदों को मानते हैं वो हैं आर्य, और जो लोग वेदों के अलावा पुराण आदि को भी मानते हैं वो हैं सनातनी हिंदू। और इसके तुरंत बाद 1875 में ही दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। जिन लोगों पर बैक टू वेदास कॉल का असर हुआ था उन्होंने तुरंत आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया, जो कि पूरी तरह से वेदों पर बेस्ड था। ब्रह्मो समाज की तरह आर्य समाज भी मोनोथेइज्म यानी सिंगल गॉड के कंसेप्ट को मानता है। आर्य समाज का लिटरल मीनिंग है सोसाइटी ऑफ नोबल्स, और आर्य समाज की सबसे पहली ब्रांच बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई। बट शुरुआती समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आर्य समाज को पंजाब में देखने को मिला। इसीलिए आर्य समाज का हेडक्वार्टर उस समय के पंजाब के लाहौर में स्टैब्लिश किया गया। आर्य समाज के हर एक सदस्य को वेदों को पढ़ना और जानने का हक था, चाहे वो आदमी हो या औरत या फिर किसी भी क्लास से हो। हर कोई वेद पढ़ सकता था और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकता था। बट आर्य समाज के हर एक मेंबर को 10 नियम फॉलो करने ज़रूरी थे, और ये 10 के 10 नियम फॉलो करने ही होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। चलिए इन 10 नियमों को देखते हैं। पहले 3 नियम आर्य समाज के कोर डॉक्ट्रिन को दर्शाते हैं और कहते हैं कि हर एक आर्य समाजी का भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। वही है ट्रू नॉलेज का प्राइमरी सोर्स, और इस पूरे संसार में सिर्फ एक वही है जिसकी पूजा की जा सकती है। बट पूजा मूर्ति बनाकर नहीं, क्योंकि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है। इसके अलावा वेदों की डिविनिटी और अथॉरिटी को भी कोर प्रिंसिपल्स का पार्ट बनाया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 7 पॉइंट्स हैं वो आर्य समाज के रिफॉर्मेटिव एम्बिशंस को दर्शाते हैं, जिसमें कुछ गोल आर्य समाज एज अ होल से संबंधित हैं और कुछ आर्य समाज मेंबर्स के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पॉइंट 6 आर्य समाज के प्राइम ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है, जो ये है कि पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं ताकि सभी के लिए फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। और बाकी के प्रिंसिपल्स यहाँ बताते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेंबर्स को क्या करना है। हमेशा रेडी रहना है ट्रुथ को अपनाने के लिए और अनट्रुथ को छोड़ने के लिए। आर्य समाज के हर एक मेंबर को अपने एक्ट से पहले ये देखना है कि जो वो काम करने जा रहे हैं वो धर्म अनुसार है या नहीं। यानी वो जो भी करेंगे सबसे पहले इसका गहन अध्ययन करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं। सबको लव और जस्टिस से ट्रीट करना है। इन प्रिंसिपल्स में एक आर्य समाजी को अपने इंडिविजुअल वेलबींग से पहले पूरी मानव जाति के वेलबींग के बारे में सोचने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि दूसरों का अपलिफ्टमेंट अगर करोगे तो उसी में ही आपकी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है। इग्नोरेंस हटाओ, नॉलेज को प्रमोट करो। हम देख सकते हैं कि जितने भी नियम हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, सबको समझ आने वाले हैं। ऊपर से दयानंद सरस्वती जैसा महान व्यक्तित्व जो पूरे देश में घूम घूम कर इन प्रिंसिपल्स का प्रचार कर रहे थे, तो आर्य समाज का ग्रोथ तो निश्चित ही था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज की ब्रांचेस खुलती चली गई। लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ने लगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे वो भी ब्रह्मो समाज को छोड़कर आर्य समाज से जा मिले। हमने देखा कि 1875 में आर्य समाज की पहली ब्रांच खुली थी बॉम्बे में, और 1883 तक, यानी जब तक दयानंद सरस्वती जीवित रहे, इन 8 सालों में टोटल 131 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी, जिसमें 74 ब्रांचेस जो थी वो यूपी में ओपन हुई थी और 35 ब्रांचेस पंजाब में। आर्य समाज ने कई तरह से समाज सुधार कार्यों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि किसी भी क्राइसिस के समय, चाहे वो फ्लड्स हो, फेमाइंस हो या फिर अर्थक्वेक्स, आर्य समाज ने हमेशा इन क्राइसिस में लोगों की हेल्प की है। इसके अलावा इन्होंने डीएवी स्कूल्स की चेन खोली थी, जो कि आज भी इंडिया के अच्छे स्कूल्स में गिने जाते हैं। यानी एजुकेशन के माध्यम से भी आर्य समाज की ये कोशिश रही है कि समाज में चेंज लाया जा सके। इन स्कूल्स में इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स दोनों को प्रमोट किया जाता है। और इसी के साथ साथ क्रिश्चियन और इस्लाम से हिंदू सोसाइटी को बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें उन लोगों को वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया गया जो पहले हिंदू ही थे।
बट किसी दबाव या लालच की वजह से उन्हें इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ा था। और ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से भी देखा जाता है। जहाँ दयानंद सरस्वती जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो उनके दुश्मन भी कम नहीं थे। हर एक रिलीजन की इन्होंने खुले मंचों से आलोचना की थी। कई बार इन पर जानलेवा हमले भी हो चुके थे और अंत में 1883 में ऐसे ही एक जानलेवा हमले में इनकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या कि जिस घर में ये ठहरे हुए थे, उसी के नौकर को किसी ने पैसे देकर दूध में कांच के टुकड़े मिलवा दिए थे और इस दूध को पीने के बाद दयानंद सरस्वती जी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। बट इनकी मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज तेजी से बढ़ता रहा। चलिए अब बात करते हैं देव समाज की। देव समाज के कनेक्शंस ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए हैं, जो कि 1828 में इस्टेब्लिश हुआ था। ब्रह्मो समाज और देव समाज के बीच का कनेक्शन बेसिकली शिव नारायण अग्निहोत्री है, जिन्होंने 1873 में ब्रह्मो समाज की लाहौर ब्रांच ज्वाइन की थी और देखते ही देखते ये ब्रह्मो समाज के एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुके थे। ये 1887 तक ब्रह्मो समाज से जुड़े रहे और अब इनकी आइडियोलॉजी ब्रह्मो समाज से मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए इन्होंने 1887 में ही देव समाज नाम की ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की। देव समाज का लिटरल मीनिंग है डिवाइन सोसाइटी और ये एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने कई सारी सामाजिक बुराइयों को रिजेक्ट किया और कई सारी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की। कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जैसी प्रैक्टिसेस को देव समाज ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और वेजिटेरियनिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करने के कुछ ही समय के बाद इन्होंने खुद को ही डिवाइन घोषित कर दिया और इस समाज के मेंबर्स को इन्हीं की पूजा करनी होती थी। इन्होंने अपनी टीचिंग्स 4 वॉल्यूम में कंपोज की, जिन्हें देव शास्त्र कहा जाता है। अब क्योंकि देव समाज पंजाब में इस्टेब्लिश हुआ था और आपको पता ही है कि पंजाब 1875 से ही आर्य समाज का भी मेन सेंटर बन चुका था। इनफैक्ट उनका भी हेडक्वार्टर पंजाब में ही था। तो इसी के चलते ये दोनों सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आमने सामने आ गई। 1888 से 1892 के बीच देव समाज और आर्य समाज के बीच एक इंटेंस पैम्पलेट फाइट देखने को मिली, बट देव समाज इस फाइट में हमेशा हारता हुआ नजर आया। तो ये थी डिटेल्स देव समाज की। चलिए अब बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट की। राधा स्वामी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फेथ्स में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। कहा जाता है कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में शायद ही कोई ऐसी लोकेलिटी हो जहाँ तक राधा स्वामी का नाम ना पहुँचा हो। आपने राम रहीम सिंह इंसान का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आजकल रोहतक की जेल में है। ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा के चीफ हैं और ये जो डेरा सच्चा सौदा है, ये भी राधा स्वामी मूवमेंट से ही रिलेटेड है। हम देखेंगे कैसे। देखो, राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर थे शिव दयाल साहिब। इन्होंने राधा स्वामी मूवमेंट की शुरुआत 1861 में आगरा में की थी। इनके बाद राधा स्वामी मूवमेंट के नेक्स्ट गुरु बने बाबा जमाल सिंह। उनके बाद नेक्स्ट गुरु बने सावन सिंह और सावन सिंह के समय में राधा स्वामी मूवमेंट 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और इससे जो 4 ग्रुप्स निकले, उन्हीं में से एक था डेरा सच्चा सौदा। अब ये तो हमने देखा कि राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में शुरू हो गया था, बट ये मूवमेंट क्या था, इसके बिलीव्स क्या थे, ये जानना अभी बाकी है। राधा स्वामी, ये वर्ड मिलकर बना है राधा और स्वामी से। राधा सिंबलाइज करती है सोल को और स्वामी का मतलब होता है मास्टर, यानी राधा स्वामी का मतलब हुआ मास्टर ऑफ सोल। और यही राधा स्वामी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने सोल को मास्टर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा स्वामी की स्पेलिंग थोड़ी अलग है। आमतौर पर राधा स्वामी को राधा स्वामी ही कहा जाता है। राधा स्वामी मूवमेंट में सूरत शब्द योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर कहा जाता है कि सूरत शब्द योग मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है। सूरत शब्द योग में आपको अपनी इनर लाइट और साउंड पर मेडिटेट करना होता है। सूरत मतलब लाइट, शब्द मतलब साउंड। यहाँ पर कास्ट सिस्टम और जात पात में नहीं माना जाता, इसीलिए इस मूवमेंट से हर कास्ट के लोग जुड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए संन्यास धारण करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रेगुलर लाइफ जीते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपको बस राधा स्वामी के बिलीफ सिस्टम का पार्ट होना है, जो कि 6 कोर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला, गुरु। यहाँ पर गुरु सुप्रीम है। सिख रिलीजन में आपने देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी स्क्रिप्चर को गुरु मान लिया गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह माना गया है कि आपको एक लिविंग गुरु की ज़रूरत होती है। उसके बाद भजन यानी प्रेयर्स पर जोर दिया गया है
उसके बाद आता है सत्संग, मतलब आपको अपने जैसे पायस लोगों की कंपनी चाहिए होगी। और केंद्र होगा डेरा, जो कि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करेगा। इसके अलावा चैरिटी और सर्विसेज को भी इन 6 कोर प्रिंसिपल्स का पार्ट बनाया गया है, जहाँ पर आप भंडारे लगवा सकते हैं, यानी लार्ज कम्युनिटी गैदरिंग्स को खाना वाना खिलवा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबको भंडारे ही लगवाने हैं, आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्तन मान सकते हैं, लोगों को खाना परोस सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये थी डिटेल्स राधा स्वामी की। अब हम जस्टिस मूवमेंट को समझेंगे। जस्टिस मूवमेंट हमें भारत के सदर्न हिस्से में मद्रास प्रेसिडेंसी में देखने को मिला। अगर बात करें इस मूवमेंट के टाइम पीरियड की, तो ये मूवमेंट हुआ था 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में। इस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण पॉपुलेशन सिर्फ 3% थी और नॉन ब्राह्मण पॉपुलेशन थी 85%। इसके बावजूद मद्रास प्रेसिडेंसी की ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मण्स ही डोमिनेट कर रहे थे। अगर हम इस टेबल पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 77 डिप्टी कलेक्टर ब्राह्मण थे, जबकि 85% पॉपुलेशन होने के बावजूद सिर्फ 30 डिप्टी कलेक्टर नॉन ब्राह्मण थे। बट ये तो बात हो गई डिप्टी कलेक्टर, सब जजेस और डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ्स की। बट यही हाल था क्लरिकल और दूसरी लोअर पोजीशंस पर भी। इसके अलावा मद्रास स्टेट लेजिस्लेचर में 9 ऑफिशियल मेंबर्स में से 8 ऑफिशियल मेंबर्स ब्राह्मण ही थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मद्रास प्रोविंस कांग्रेस कमेटी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मद्रास में रीजनल ब्रांच थी, वहाँ भी ब्राह्मण्स ही डोमिनेट कर रहे थे। मतलब चाहे बात गवर्नमेंट जॉब्स की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन की, हर जगह आप देख सकते हो कि डोमिनेट ब्राह्मण क्लास ही कर रही थी। और यही कारण था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इस बैकग्राउंड में नवंबर 1916 में 30 बड़े नॉन ब्राह्मण लीडर्स ने एक मीटिंग की और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, यानी SILF। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए जॉब्स और लेजिस्लेटिव्स में रिप्रेजेंटेशन की डिमांड उठाई और अपनी इन डिमांड्स को वॉइस आउट करने के लिए इन्होंने जिस न्यूज़पेपर की शुरुआत की उसका नाम था जस्टिस। और ये न्यूज़पेपर लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इस न्यूज़पेपर के नाम पर ही इस पार्टी का नाम SILF से ज़्यादा जस्टिस पार्टी कहा जाने लगा और इस मूवमेंट का नाम पड़ गया जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट लगातार नॉन ब्राह्मण्स में पॉपुलर होने लगा था और ये बात अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को खलने लगी थी। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर जो कुछ नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने जस्टिस पार्टी को टक्कर देने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म की। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में ये दोनों पार्टीज़ जो नॉन ब्राह्मण्स की डिमांड उठा रही थी और दोनों की डिमांड्स लगभग सेम थी और दोनों एक दूसरे के लिए कट्टर ऑर्गेनाइजेशन थी। इससे क्या हुआ कि जस्टिस पार्टी की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी कमी आई, बट फिर भी चीज़ें चलती रही। चलिए जस्टिस पार्टी की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1916 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी और इसका एक्चुअल नाम साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन था। 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए तो ये पावर में आ गए और जैसा कि इनसे एक्सपेक्टेड था, पावर में आने के बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू कर दिया और कई एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए। बट 1937 के मद्रास प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस में इन्हें कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा और उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को लीड कर रहे थे सी राजागोपालाचारी, यानी राजा जी। 1944 में जस्टिस पार्टी या कहें कि साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का नाम बदलकर द्रविड़ कज़गम कर दिया गया। इनफैक्ट उसी साल जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी मर्ज हुए थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी मर्ज हो गए थे और अब इनका नाम हो चुका था द्रविड़ कज़गम। और यही वो पार्टी है जिससे आगे चल के 1949 में DMK निकली। DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। अच्छा, जस्टिस पार्टी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमेशा निकल कर आते हैं। पहला ये कि जस्टिस पार्टी को कहने के बावजूद इन्होंने जलियनवाला मैसेकर को कभी भी कंडेम नहीं किया। दूसरा, गांधी जी से इनका हमेशा का 36 का आंकड़ा था। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया और ना ही उसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए अब समझते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया था EV रामास्वामी नायकर ने। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से की थी। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919 में ज्वाइन की थी। ये एक नॉन ब्राह्मण थे और इनका मानना था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर ही लोअर कास्ट के एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार है।
कांग्रेस में रहते हुए ये इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना चाहते थे, बट इन्हें विद इन कांग्रेस कोई खास सपोर्ट नहीं मिला और इसी के चलते इन्होंने 1925 में ही कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। इनका मानना था कि सदियों से डिस्क्रिमिनेट किए जाने के कारण नॉन ब्राह्मण्स ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो सी दी है और अगर किसी तरह उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट वापस से जगाई जा सके तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने के तुरंत बाद सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में शुरू किया था। एक्चुअली सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करने का आइडिया इन्हें तमिल लिटरेचर से आया था, जहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के थ्रू इन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और नॉन ब्राह्मण्स के अंदर सेल्फ प्राइड जगाने के लिए उन्हें उनके द्रविडियन पास्ट से अवगत कराया गया। इसका मतलब नॉन ब्राह्मण्स को ये रियलाइज करवाया गया कि आप भी एक महान सभ्यता को बिलोंग करते हो, ब्राह्मण्स कोई आपसे सुपीरियर नहीं है। नॉन ब्राह्मण्स के लिए तो ईवी रामास्वामी अब भगवान बन चुके थे। इनके फॉलोअर्स ने इन्हें पेरियार का टाइटल दिया। पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट मैन। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के दौरान इन्होंने जिस न्यूज़पेपर को शुरू किया उसका नाम है कुड़ी अरासू। ये एक तमिल लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। इसके अलावा ब्राह्मण प्रीस्ट की सुपीरियरिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग की शुरुआत की, जहाँ पर शादियाँ बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के संपन्न की गई। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था क्योंकि बिना पंडित जी की शादी आज भी सोच पाना काफ़ी कठिन है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट निश्चित ही मद्रास प्रेसिडेंसी के नॉन ब्राह्मण्स के दिलों में सेल्फ रेस्पेक्ट जगाने में कामयाब रहा। बाद में पेरियार ने भी जस्टिस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी जस्टिस पार्टी में ही मर्ज हो गया और फिर 1944 में ही जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविदर कज़गम कर दिया गया। तो ये थी डिटेल्स सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे 1922 से 1926 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कंडक्टेड 4 स्मॉल सत्याग्रह की। एक्चुअली बात यह है कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का गांधी जी की आइडियोलॉजी से भरोसा उठने लगा था और इस भरोसे को वापस से पाने के लिए 1922 से 1926 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 4 छोटे सत्याग्रह कंडक्ट किए। तो इन 4 सत्याग्रहों में जो पहला सत्याग्रह था वो था गुरु के बाग सत्याग्रह, जिसे 1922 से 1923 के बीच कंडक्ट किया गया था। इसके बाद बरसूड सत्याग्रह जो कि 1923 से 1924 तक चला। नेक्स्ट सत्याग्रह है जैतो सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था और फाइनली फोर्थ सत्याग्रह है वाइकॉम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 तक चला था। इन चारों सत्याग्रह की डिटेल्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गुरु के बाग सत्याग्रह से। एक्चुअली 1920 से 1925 के बीच पंजाब के अंदर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, जिसे हम लोग अकाली मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि पंजाब में जितने भी सिख गुरुद्वारा थे उनके ऊपर महंत का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था और ये महंत काफी ज्यादा करप्ट थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये महंत पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं और काफी सारी इमोरल प्रैक्टिसेस में भी लिप्त हैं। तो इन सिख गुरुद्वारों को महंत के चंगुल से आजाद कराने के लिए ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया था। और इसी अकाली मूवमेंट के दौरान गुरु के बाग नाम की एक जगह है जो कि अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर पेड़ों की कटाई से रिलेटेड एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट था बहिष्कृत महंत और एसजीपीसी के बीच में। एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एक्चुअली ये जो जमीन थी ये गुरुद्वारा की जमीन थी और गुरुद्वारा पर पहले महंत का कंट्रोल हुआ करता था। तो गुरुद्वारा को तो महंत से आजाद करा लिया गया था, लेकिन इस जमीन पर अभी भी महंत अपना क्लेम कर रहे थे, जबकि एसजीपीसी का कहना था कि ये जमीन गुरुद्वारा की थी और क्योंकि अब गुरुद्वारा एसजीपीसी के कंट्रोल में है इसीलिए ये जमीन भी अब एसजीपीसी की ही होगी। इसी विवाद को लेकर सत्याग्रह किया गया था जिसमें कांग्रेस लीडर नेहरू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये थी डिटेल्स गुरु के बाग सत्याग्रह की। चलिए अब बात करते हैं बरसोड सत्याग्रह की, जिसे 1923-24 में किया गया था। बरसोड नाम की जो जगह है ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर 1920s में बहुत ज्यादा डकैती बढ़ गई थी और ये डकैती करने वाले जो लोग थे ये थे लो कास्ट बरैयाज। इन डकैतियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से पुलिस एक्सपेंसेस बढ़ गए थे और इन एक्सपेंसेस को टेक केयर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसोड के हर एक एडल्ट के ऊपर एक टैक्स लगाया। इस टैक्स का नाम था पोल टैक्स और कहा गया कि इस पोल टैक्स से कलेक्ट होने वाले पैसे से ही उन पुलिस एक्सपेंसेस को टेक केयर किया जाएगा जो कि डकैती को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं।
बाद में ये टैक्स 104 और विलेजेस पर अप्लाई कर दिया गया। इसके बारे में पाटीदार समाज का ये कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये टैक्स लगाकर हमें इस बात की सजा दे रही है कि हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इस पोल टैक्स के अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरसोट सत्याग्रह किया और फाइनली जनवरी 1924 में इस टैक्स को हटा लिया गया था। तो ये थी डिटेल्स बरसोट सत्याग्रह की। चलिए अब बात करते हैं जैतो सत्याग्रह की। जैतो सत्याग्रह अगेन गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का ही पार्ट था, जिसके बारे में हम लोगों ने गुरु के बाग सत्याग्रह में भी बात की थी। यानी जैतो सत्याग्रह भी अकाली मूवमेंट के दौरान ही हुआ था। एक्चुअली जैतो नाम की जगह पर एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा गंगसर कहा जाता है। अकालीज इस गुरुद्वारा को महंत के चंगुल से आजाद कराना चाहते थे, बट यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट पॉलिटिकल गेम खेल दिया। एक्चुअली जैतो जो जगह है ये नभा स्टेट में आती है और नभा के जो महाराजा थे उनका नाम था रिपुदमन सिंह। ये अकाली मूवमेंट के फेवर में थे। अगर ये राजा बने रहते तो अकालीज आसानी से इस गुरुद्वारा को महंत के चंगुल से आजाद करा सकते थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे ही देखा कि अकालीज नभा की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने रिपुदमन को हटाकर उनके 8 साल के बेटे को राजा बना दिया। इससे अकालीज और ज्यादा नाराज हो गए और इसके खिलाफ एक सत्याग्रह किया गया जिसे जैतो सत्याग्रह कहा जाता है और इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी डिटेल्स जैतो सत्याग्रह की। चलिए अब कवर करते हैं वाइकॉम सत्याग्रह को। वाइकॉम नाम की जो जगह है ये ट्रेवनकोर के नॉर्दर्न पार्ट में हुआ करती थी और ट्रेवनकोर उस समय एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और वाइकॉम सत्याग्रह 2 कारणों की वजह से फेमस है। पहला कारण ये है कि किसी भी प्रिंसली स्टेट में होने वाला पहला गांधीयन सत्याग्रह वाइकॉम सत्याग्रह ही था। और दूसरा कारण ये है कि जिस इशू के खिलाफ वाइकॉम सत्याग्रह किया गया था वो इशू था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये पहली बार था कि कांग्रेस अनटचेबिलिटी के मुद्दे को इतना सीरियसली ले रही थी। तो अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाइकॉम सत्याग्रह के लीडर कौन थे। तो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे टी.के. महादेवन, जो कि इज़हावा कम्युनिटी के एक कांग्रेस लीडर थे। इसके अलावा ये एक सोशल रिफॉर्मर और देश अभिमानी के एडिटर भी थे। चलिए अब समझते हैं कि वाइकॉम सत्याग्रह में एक्चुअल इशू था क्या। तो बेसिकली यहाँ पर एक टेम्पल था जिसे शिव शंकर टेम्पल कहा जाता था। अब क्योंकि ये टेम्पल ट्रेवनकोर की टेरिटरीज में था, इसीलिए इस टेम्पल को ट्रेवनकोर टेम्पल भी कह दिया जाता है। इस टेम्पल के पास से जो सड़क गुजरती थी उस पर किसी भी अनटचेबल को चलना अलाउड नहीं था और टी.के. महादेवन इसी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। और आपको पता है कि केरला में बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो क्रिश्चियंस का भी यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बट इस सत्याग्रह के चलते यहाँ पर 1925 मार्च में गांधी जी भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई क्रिश्चियंस तुम यहाँ से दूर रहो क्योंकि ये मामला हिंदुओं का है। ऑब्वियस सी बात है कि क्रिश्चियंस इस बात के लिए गांधी जी से काफी नाराज हो गए थे, लेकिन गांधी जी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मामला तब खत्म हुआ जब गवर्नमेंट ने एक और रोड बना दी इसके पैरेलल में, जहां पर अनटचेबल्स भी चल सकते थे। तो रोड पे चलने का जो मामला था वो तो पूरी तरह से सेटल हो गया था, लेकिन अब इस मूवमेंट ने एक अलग मोड़ ले लिया था और इस मूवमेंट को अब कहा गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह के दौरान ही के.पी. केशव ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लॉन्च किया था और मांग थी कि हिंदू टेम्पल्स को अनटचेबल्स के लिए भी खोल दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पैरेलल रोड बना दी तो मामला ढीला पड़ गया और 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट को वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया केरला में और लीडर्स थे पी. कृष्णा पिल्लई और ए.के. गोपालन। इस दौरान टेम्पल एंट्री मूवमेंट में पोएट सुब्रमण्यम थिरुमांबू ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सुब्रमण्यम थिरुमांबू को सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला भी कहा जाता है और इस मूवमेंट का असर दिखा 1936 में जब ट्रेवनकोर के महाराजा ने सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हिंदू टेम्पल्स को अनटचेबल्स या फिर सभी जातियों के लिए खोलने के लिए अलाउ कर दिया। इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर 1938 में सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मद्रास में सेम स्टेप लिया, यानी सारे हिंदू टेम्पल्स को सभी हिंदू कास्ट के लिए ओपन कर दिया। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।